हेलो मेडिकल स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक एम्फाइजीमा। तो एम्फाइजीमा क्या होता है वो देखते हैं। एम्फाइजीमा इज अ परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ द एल्वोलाई ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल बिटवीन एल्वोलाई। एल्वोलाई में क्या मतलब एम्फाइजीमा में क्या होता है, परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाता है किसका, एल्वोलाई का, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन यानी कि उसके जो वॉल रहते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हट जाते हैं वहां से, बिटवीन एल्वोलाई। जैसे कि ये डायग्राम में मैं आपको शो कर रही हूँ कि ये नॉर्मल एल्वोलाई है, इसमें जो एल्वोलाई का एक एक शैक है वो अलग अलग है, लेकिन जो एम्फाइजीमा का एल्वोलाई होता है उसमें जो इसके बीच के जो वॉल है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द एल्वोलर वॉल रिड्यूस द इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स ओवरऑल। जो एल्वोलाई में डिस्ट्रक्शन होता है उसके वॉल का, वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है इलास्टिसिटी, यानी कि जो हमारा लंग्स रहता है वो एयर को एक्सचेंज करता है, इनहेल करता है, एक्सचेंज करता है। तो ये जो एक इलास्टिसिटी रहती है लंग्स की ओवरऑल, वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। अब इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। अ कंडीशन इन विच द एयर सैक ऑफ द लंग्स आर डैमेज एंड एनलार्ज कॉजिंग ब्रेथलेसनेस। एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एयर सैक ऑफ लंग्स क्या होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं और एनलार्ज हो जाते हैं, और क्या कॉज करते हैं, ब्रेथलेसनेस, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है। अब हम देखते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। कॉजेज यानी किस कारण से होता है, एंड रिस्क फैक्टर मतलब क्या कारण है जो इसको प्रमोट करते हैं, मतलब इस एम्फाइजीमा को होने का कारण बनते हैं। तो ये दोनों हम एक ही में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो रिस्क फैक्टर में और कॉजेस में सबसे नंबर 1 पे जो है वो स्मोकिंग, सिगरेट, सिगरेट पीने से होते हैं। सेकंड है इनहेल टॉक्सिन और अदर इरिटेंट। टॉक्सिक सब्सटेंस अगर कोई पर्सन इनहेल कर लेता है, या फिर कोई इरिटेंट जो लंग्स में जाके इरिटेशन कॉज करता है, उसके कारण भी हो सकते हैं। थर्ड क्या है, फैमिली मेंबर विथ एम्फाइजीमा। अगर कोई हिस्ट्री है फैमिली में, जो पर्सन का कोई फैमिली मेंबर, जैसे कि उनके फादर या फादर के फादर को एम्फाइजीमा था, तो वो जेनेटिकली ट्रांसफर होके आ सकता है। फोर्थ क्या है, एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट एट वर्क, जैसे कि केमिकल, फ्यूम और डस्ट। कोई जो ऑक्यूपेशन रहता है पर्सन का, अगर वो वर्क पॉल्यूशन एरिया में, जैसे कि कोई फैक्ट्री में रहता है, तो वहां पे कोई केमिकल के एक्सपोज में आना, या फिर कोई फ्यूम यानी कोई धुआं, या फिर डस्ट के, तो उस कारण से भी जो है वो एम्फाइजीमा हो सकता है। फोर्थ फिफ्थ क्या है, एक्सपोज टू इंडोर और आउटडोर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा अगर एयर पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं तो उस कारण भी हो सकता है। फिर क्या है, फ्रीक्वेंट लो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर बहुत जल्दी जल्दी कोई पर्सन को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको भी एम्फाइजीमा होने के चांसेस हैं। एंड एज 50 और ओल्डर, अगर कोई पर्सन 50 या 50 साल से अधिक का है तो उसको भी होने के चांस हैं। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, अगर टिश्यू यानी कि टिश्यू में कोई डिसऑर्डर होते हैं, तो लंग्स के ये भी तो टिश्यू में ही हो रहे हैं ना, तो ये डिसऑर्डर हो रहे हैं, तो ये जो एम्फाइजीमा होने के वो चांस बढ़ जाते हैं। एंड एचआईवी इन्फेक्शन इम्यूनिटी लो कर देता है, तो ये डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि कैसे एम्फाइजीमा कॉज कर रहा है एक पर्सन को। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉजेस, यानी कि सिगरेट स्मोकिंग ले लो, या फिर डस्ट पॉल्यूशन, जितना भी हमने कॉज में देखा, उसके कारण एल्वोलाई ऑफ द लंग वॉल आर डिस्ट्रॉय। जो एल्वोलाई है, मतलब लंग का एल्वोलाई है, उसके वॉल क्या हो जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। रिड्यूस द लंग सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर गैस एक्सचेंज, जिसके कारण जो लंग्स का सरफेस एरिया है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, जिसके कारण गैस एक्सचेंज जो होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। सो द एल्वोलाई आर अनेबल टू फिल विथ इनफ फ्रेश एयर टू सप्लाई द बॉडी विथ नीडेड ऑक्सीजन। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो हम जितना हमारे बॉडी को नीड है ऑक्सीजन का, वो क्या है, लंग्स क्या है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ऑक्सीजन का नीड फुलफिल नहीं हो पा रहा है, उसके कारण क्या होगा, इम्पेयर ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजन। ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हाइपोक्सीमिया, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, जो क्या लीड करेगा, हाइपरकैप्निया, यानी कि जो जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो नॉर्मल सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, वो बढ़ जाएगा। उसके कारण क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यानी कि अब जो लंग्स का कैपेसिटी नहीं रहेगा कि वो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से रिमूव कर पाए। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में सबसे पहला है कफिंग इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में बहुत ज्यादा कफ होगा। विजिंग यानी कि साउंड आएगा, जो खर खर की आवाज आती है सांस लेते टाइम,
उस टाइप का साउंड आएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विथ एक्टिविटी, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जैसे कि रनिंग या एक्सरसाइज करते हो तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगा। डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, यानी कि एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, मतलब एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लगेगा। फैटिक, एकदम थकावट महसूस होगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, होगा जिसके कारण वेट लॉस भी होगा। एमआई यानी कि हार्ट अटैक आने के भी चांस है, क्योंकि हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है इस कारण से। फिर चोकिंग सेंसेशन व्हेन लाइंग फ्लैट, मतलब जब हम लेटते हैं तो अचानक से घुटन टाइप का महसूस होगा। तो ये थे साइन एंड सिम्टम। अब देखते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन यानी कि क्या होता है कि हम कैसे पता कर सकते हैं उस पेशेंट को कि उसको एम्फाइजिमा है या नहीं है। तो सबसे पहले हम हेल्थ हिस्ट्री लेंगे। हेल्थ हिस्ट्री में हम उनसे पूछेंगे कि उनको पहले भी कभी कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन था क्या, या फिर उनके फैमिली मेंबर में किसी को एम्फाइजिमा था क्या, ये पूछेंगे। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उस पेशेंट का कि उसका लंग्स कितना काम कर रहा है, फिजिकली एग्जामिन करेंगे। फिर लंग्स फंक्शन टेस्ट लेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, सीबीसी करेंगे, स्पूटम एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये सब आ गया डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। अब देखते हैं मैनेज। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल क्या है बॉडी में कम हो गया है। फिर ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर, ताकि हमारा जो ब्रोंकस है वो डायलेट हो जाए, तो हमारा बॉडी का जो ऑक्सीजन डिमांड है वो फुलफिल हो पाए। एनेस्टेरॉइड दे सकते हैं जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ताकि इन्फ्लामेशन जो है वो कम हो जाए। एंटीबायोटिक दे सकते हैं अगर कोई बैक्टीरिया के कारण हो रहा होगा तो। और सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, लंग रिडक्शन सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें कि 20 से 30% लंग्स के टिश्यू को सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है, ताकि जो बाकी लंग्स जो बचे हुए हैं वो अच्छे से फंक्शन कर पाए, ये ऑब्स्ट्रक्शन ना कॉज करे। एंड सेकंड में क्या कर सकते हैं, लंग ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, जिसमें लंग्स को रिमूव करके न्यू लंग्स जो डोनर का रहता है वो प्लेस किया जाता है। यहाँ खत्म हो जाता है एम्फाइजिमा। आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।